बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम के साथ मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर, आपका मेज़बान उमर सियालवी, और आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज नाज़रीन हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास जी, आज़ाद कश्मीर में करतारपुर तर्ज का कॉरिडोर बनाने की करारदाद जो है वो असम्बली, कानून साज असम्बली जो है उससे मंजूर की गई है। जबकि इस असम्बली में करारदाद मंजूर करने के मुहर्रकात क्या थे, इसके मकासद क्या थे और इसके नताइज क्या बरामद होंगे, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। फ़िलहाल मुद्दा ये है कि इस असम्बली में जब ये करारदाद पेश की गई तो स्पीकर समेत वज़ीर आज़म भी इस करारदाद से लाइलम निकले कि इसका मवाद क्या है, इसका एजेंडा क्या है। बाद में जब ये करारदाद मंजूर हो गई, इसके ऊपर अपोजिशन ने रद्द अमल का इजहार किया, दीगर अवामी हलकों ने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया, तो उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ करवा दिया। उनका बयान भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। करारदाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही MLA मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली जनाब जावेद भट्ट साहब हैं, उन्होंने ये पेश की। और इस करारदाद के जो मतन में कहा गया है कि वो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिस तरह से करतारपुर राहदारी एक तशील दी गई है जहाँ पर भारतीय जितने भी सिख यात्री हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ पर आकर तो अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो अदा कर सकते हैं। अब ये कॉरिडोर आज़ाद कश्मीर में किस जगह पर होना था, दो रियासतों के दरमियान ये मुआहिदा होना था, इसको अमली शक्ल कैसे दी जाएगी, इसके पीछे क्या अवामिल जो हैं वो होंगे। एक तो नाजरीन ये एजेंडा है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा एक हमारे पास एक और अहम मसला है एबटाबाद से, जिसमें जी शाहराह रेशम जो बहुत ही अहमियत की हामिल एक कौमी शाहराह इसको कहा जा सकता है कि है, जो हमारी सरहदों को चीन से मिलाती है और तिजारत के लिए भी ये बड़ी अहम सिल्क रोड जो है वो तस्वर की जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ दहाइयों से ये एबटाबाद में इस शाहराह की बुरी हालत हो चुकी है। ना यहाँ पर इस शाहराह रेशम के ऊपर अगर हम बात करें, ना कोई मैनेजमेंट नज़र आती है, ना इसकी तश्कील के लिए, ना इसकी तामीर के लिए, ना इसकी मुरम्मत के लिए कोई मुनज़्ज़म हमारे पास सिस्टम है। 40 करोड़ रुपए लगाकर NHA की जानिब से इस रोड की एबटाबाद में मुरम्मत की गई, लेकिन बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के, बग़ैर किसी हिकमत अमली के, ना किसी दीगर इदारे से मुशावरत की गई, ना कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इस हवाले से कोई प्लान मांगा गया, लिया गया, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं था। जब रोड तामीर हो गया, बारिशें आईं, तो सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सामने आ गया। अब इस मसले से निपटने के लिए एक मरतबा फिर से इस 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली इस सड़क की इस जगह से मुरम्मत की जाएगी और ये 40 करोड़ रुपया उसी सेवरेज में बह जाएगा। फिर से अब इसकी तामीर होगी। ये तमाम तर हमारे पास आज दो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर के जो मसला है, जो करारदाद पेश की गई है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, जो एक कॉरिडोर बनाना है करतारपुर तर्ज का, उस कॉरिडोर की जो करारदाद है वो पेश की गई है, मंजूर की गई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे सीनियर एंकर पर्सन और कंट्रोलर न्यूज़ केडू टेलीविज़न कैसर खान तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आज के दो टॉपिक्स हैं हमारे आज़ाद कश्मीर से, एक बड़ी अहमियत का हामिल है टॉपिक, और दूसरा हमने टॉपिक रखा है हज़ारा डिवीज़न से, एबटाबाद से शाहराह रेशम, जो आपको पता है कि बड़ी अहमियत की हामिल है। कैसर साहब, इससे पहले कि हम जावेद इकबाल भट्ट जो हमारे साथ थोड़ी देर बाद टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद होंगे उनसे बात करें, मैं आपसे ये इस करारदाद के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये करारदाद बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, अपने रहनुमाओं को एतमाद में लिए बग़ैर एवं ही पेश की गई, चलो पेश कर दी गई, पास भी हो गई। अच्छा उमर सियालवी, ये बहुत आपने कहा कि ख़ास मामला है और ये बहुत हसास मामला भी है यकीनन। इस करारदाद के हवाले से हमें भी आज ही पता चला जी जी, और इसकी जब हमने मालूमात इकट्ठी की और ज़िम्मेदार लोगों से रब्ता किया, जी जी, एक तो हमारी बदकिस्मती ये है, ये तो आपने कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिक्र किया ना, यहाँ पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी थोक के हिसाब से करारदादें मंजूर होती हैं, उनको मेंबरान असम्बली पढ़ने की जहमत तक गवारा नहीं करते। हमारे पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली और सूबाई हमारी जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वहाँ पर भी मामला होता है।
इस करारदाद के अंदर जो कि आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश की गई और जावेद इकबाल भट्ट साहब जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मेंबर असम्बली हैं कानून साज, उन्होंने पेश की। आपको पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं। करारदाद पेश भी हुई और मंजूर भी होगी। अब जिसने ये पेश की डेफिनेटली जावेद इकबाल भट्ट साहब, वो उनसे हमने रब्ता किया, हमारे टेलीफोन लाइन पर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन उनके साथ किसी ना किसी ने मुशावरत की है, उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क किया होगा। ये नहीं हो सकता कि आपको हवा में रात को सोते हुए एक ख्याल आया और आपने सुबह उसको असम्बली में पेश कर दिया, ऐसा नहीं है। अब आपने किससे मुशावरत की है, आपका प्लान क्या है, और राहदारी जहाँ पर आप एग्जांपल देते हैं ना कि करतारपुर की, तो करतारपुर और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये आपको पता है कि एक मुतनाज़ा हैसियत है अगर हम लोग मकबूजा कश्मीर की बात करें, और आप आज़ाद जम्मू कश्मीर का दिल्ली के साथ तो कोई राहदारी का प्लान नहीं रखते ना, यकीनन ऐसे तो मुमकिन नहीं है। मकबूजा वादी से ही होगा। आपने अगर कोई राहदारी का या कोई ऐसा प्लान बनाना है तो डेफिनेटली वो मकबूजा कश्मीर के साथ होगा, और मकबूजा कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की पसंद पर होगा, उनकी मर्जी से होगा, और वहाँ पर बैठे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मर्जी और पसंद से होगा जी। ये और जब वो रजामंद होंगे उसके बाद ये मामला आएगा पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान और भारत दो इसमें अहम फरीक हैं, और उसके बाद चीज़ें वाज़ेह होंगी ना। अभी तो ये चीज़ हवा में है, और फिर वही बात कि इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने भी अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और इसके ऊपर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी कोई खुशी का इजहार नहीं किया, वो भी इसके हवाले से अपना एक सरदार अतीक की जानिब से भी सख्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने भी जानिब से भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया है, दीगर अपोजिशन रहनुमा जो हैं उनकी। लेकिन इसमें देखें अभी तक इबहम है, अभी तक चीज़ें मैं नहीं समझता कि जावेद इकबाल भट्ट साहब जिम्मेदार आदमी, जावेद भट्ट साहब वो जिम्मेदार आदमी है। हाँ। उनको समझ है अगर कोई उन्होंने चीज़ पेश की है तो उसके साथ वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे, बिल्कुल बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल होंगे। रिक्वेस्ट है प्रोड्यूसर साहब से कि आप जरा जावेद भट्ट साहब जो हैं मेंबर कानून साज असम्बली, उनसे ज़रा रब्ते करने की कोशिश करें और उनसे हम बात करेंगे नाजरीन। और कैसर साहब मुझे ये बताए कि हमारी एक सीनियर सहाफ़ी हैं आज़ाद कश्मीर में, जब उनसे बात हुई तो वो मुझे बता रहे थे कि जब बात हुई, जब यहाँ पर उन्होंने उनसे हमारी ये बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जब ये करारदाद असेंबली में पेश की गई तो एक तो असेंबली में कोरम पूरा नहीं था, दूसरा स्पीकर जो असेंबली हैं उन्होंने करारदाद के मतन को बग़ैर पढ़े आनन फानन उन्होंने उस करारदाद को मंजूर करके, तो उन्होंने मतलब वो जैसे होता है ना कि जान छुड़ाओ, रोज़ा लगा हुआ है तो बस किसी तरह घर पहुँचे और अफ्तारी करें, ये वाला उन्होंने कहा कि ये सीन बना है। यार आप मैं फिर वही बात करूं कि मैंने इसकी मिसाल आपको शुरू में दी, हाँ। कि आप कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करो, यहाँ पे हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ जो प्रोविंशियल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ पर दिन में कई करारदादें मंजूर हो जाती हैं, और जो असम्बली मेंबरान होते हैं जिनके मर्जी से वो मंजूर होती है उनको पता ही नहीं होता, उनको समझ नहीं होती कि क्या चीज़ मंजूर होगी, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, पढ़ते नहीं है, पढ़ सकते नहीं है, पढ़ सकते भी हैं लेकिन देखें, लेकिन वो पेन नहीं लेते ना, वो कहते हैं अच्छा, छोड़ो यार। मुझे ये बताएं, अब जो आज वीडियो बयान हमने देखा है सरदार तनवीर इलियास साहब का, वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। यहाँ पर हमें दरकार एक छोटा सा वक्फा नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद बातचीत करेंगे। देखते रहिए केरू टेलीविजन। एक मरतबा फिर से नाजरीन खुश आमदीद आपको। प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम में बात हो रही है आज़ाद कश्मीर असम्बली में करतारपुर तर्ज के कॉरिडोर बनाने की जो करारदाद मंजूर की गई है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप भी हमें टेलीफोनिक कॉल करके अपना जो तज्जिया है, अपनी राय जो है उसका इजहार हमारे साथ कर सकते हैं। 051-410-2357 हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप हमें बराह रास्त कॉल कीजिए। कैसर साहब, आपको पता है हमारा जो रिवायती हरीफ मुल्क है भारत,
जिस दिन ये करारदाद ग़ालिबन पिछले बुध को ये करारदाद पेश हुई, जिस दिन ये करारदाद पेश हुई है उसी दिन से उसने वावेला शुरू कर दिया। उम्मीद शाह जो एक बड़े शिद्दत पसंद उनके वो लीडर भी हैं और बड़े एक्टिव भी रहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई के लिए, और उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। और भारतीय मीडिया भी जो मुग़ल्लज़ात और जो गलत मालूमात फैलाना जानता है वो फैला रहा है, और जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। मुझे ये बताइए कि आखिर ठीक है, हमने कोई करारदाद आई उसको हमने पेश कर दिया, किसी ने नहीं पढ़ी, अनन फानन में हो गई, लेकिन आखिर कोई ना कोई तो उसके पीछे वजह होगी। जिस तरह से आपने कहा कि जावेद भट्ट बड़े सेंसिबल बंदे हैं और वो उन्होंने कोई ना कोई इसके ऊपर होमवर्क किया होगा। जब वो होमवर्क किया, मुझे बताएं उन्होंने ये इम्पैक्ट जहन में नहीं रखा कि इसके ऊपर भारत का रद्द-ए-अमल क्या है? कि भारत क्या करता है या भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो तो कुछ ना भी करो तब भी आता है। भारत तो हमारा, आपने खुद ही कह दिया कि वो एक अज़ल से दुश्मन है ना, तो हमने उनको मौके तो फराहम नहीं करने। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जावेद भट्ट साहब जो हैं, मैंने आपसे कहा कि बेहतर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके दिमाग में या उनके साथियों ने या उन्होंने किससे मशवरा किया, या ये एक डेफिनेटली प्लान के तहत हुआ ना। ये ख्वाब नहीं है कि आपको रात को आया और आपने सुबह एक असेंबली के अंदर जाके एक करारदाद पेश कर दी, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि इसमें जिक्र हो रहा है बार बार राहदारी का, जो कि करतारपुर तर्ज की होगी। करतारपुर तर्ज की राहदारी जो करतारपुर है वो तो सिखों की, आपको पता है कि एक मजहबी जगह रसूमात के लिए, वहाँ पर अदायगी के लिए उनको एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया, उनके लिए सारे वहाँ पर मामलात सजाए गए और बनाए गए। अब मुझे ये बताएं जावेद भट्ट साहब, जब उनसे बात होगी कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अंदर वो ऐसी किस तरह की जो है वो राहदारी बनाना चाहते हैं, या उसको क्या नाम देंगे, कोई वहाँ पर कोई आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर या बाउंड्रीज पर कोई मंदिर तामीर करेंगे, या कोई और कोई ऐसी मजहबी जो है वो जो जगह है उसको तामीर करेंगे, क्या प्लान क्या है? ये डेफिनेटली इस बारे में तो यकीनन जावेद भट्ट साहब भी थोड़ी देर में हमारी टेलीफोनिक बात होगी, वो अभी ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी देर में उनसे रब्ता होगा। कैसर साहब, इससे पहले कि जावेद भट्ट से हम गुफ्तगू करें, वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बयान जारी भी किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो वहाँ पर खड़े थे। प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है कि ज़रा वो वीडियो मैसेज जो उनका है ज़रा वो सुनवा दें, ताकि हम गुफ्तगू को फिर आगे तक बढ़ाएँ। पहले भी मैंने आपके माफी ज़मीर में ये गुजारिश की है, और अब दोबारा APHC की तमाम सीनियर जजेस की आदत आप दाएँ बाएँ यहाँ पे आप देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की कोई करारदाद के अंदर अल्फाज है कहीं अगर ओवरलुक हुई या उसमें दानिस्ता नादानिस्ता गलती का भी एहतमाल है, हम उसकी मुकम्मल तहकीकात भी करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अमित शाह या उस जैसे दूसरे जो गोने जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं वो ऐसी मुसलमा है कि दुनिया ने देखा। और आए रोज़ हिंदुस्तान की जो मुँह हो रही हैं और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, मैं उसको ये कहता हूँ कि वो दुनिया को रोज़ एक थप्पड़ मारता है कि मैं इंसानी हकूक़ की जितनी खिलाफ वर्जियाँ करना क्यों करूँगा। हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाज़ है कि ये मकबूजा जो आज़ाद कश्मीर है, इसकी कानून साज असम्बली के पास नए इख्तियारात हैं, और ये इख्तियारात के लिए कश्मीरी तरसेंगे और हमारे पीछे आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये हमको उनके जन्नत में रहने वाली बात है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के साथ वो तमाम इख्तियारात उसके पास मौजूद हैं जो उसे अपने मुल्क से चाहिए थे। आज़ाद कश्मीर रियासत है पाकिस्तान, कश्मीर के अंदर लड़ने वाले लोग अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम कैसे रहें, हम फैसला करेंगे। कश्मीरियों को ये हक, उनका बुनियादी हक है, कोई उनसे ये हक नहीं छीन सकता। हम कहते हैं कि कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराओ, दुनिया आके रेफरेंडम। ठीक है जी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तो बड़ी, कैसर साहब, बड़ी वाज़ेह जो है वो अपना पैगाम दिया है इस करारदाद के ऊपर, और बड़ा उन्होंने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो कश्मीरी अवाम का मौक़िफ़ है, उसकी भरपूर तर्जुमानी की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो उसमें अभी तक उमर सैलवी शामिल ही नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो तब आएगा जब मैंने कहा ना कि चीज़ बाहर निकलेगी, और सेकंड स्टेप जब इसका शुरू होगा। एक चीज़ असम्बली में गई, असम्बली से मंजूर होने के बाद अब उसने जाना है मुतलका डिपार्टमेंट्स की तरफ। मुतलका डिपार्टमेंट्स के सरबराहान जब उसके ऊपर कोई अमली कार्रवाई का आगाज़ करेंगे, और उसके बाद एक तीसरा मरहला आएगा जब दो जो फ़रीक हैं इसके अंदर, बड़े अहम फ़रीक हैं जो कि भारत और पाकिस्तान है,
वो ज़रूरी बात है, हमारी को फॉरेन पॉलिसीज़ भी हैं ना, हमने उसको भी देखना है कि कैसे मामलात को आगे बढ़ाना है, या बात यहाँ तक आई कैसे, ये मामला है क्या। उससे पहले इसकी असल जो प्लानिंग है, जो असल इसका ये प्रोजेक्ट का जो मॉडल है, उसके ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बार बार इसका जिक्र होना कि ये करतारपुर राहदारी की तर्ज के ऊपर जो है कोई ऐसा कॉरिडोर बनाने की या कोई ऐसे मामलात करने की बात हुई और थ्रू प्रॉपर चैनल हुई है, मतलब कि असम्बली से कानून साज़ जो असम्बली है उससे मंजूरी के बाद आगे बढ़ने की बात हुई है। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल जो इसके जो चीज़ें हैं उससे ये सब लोग वाकिफ थे, उनको पता था कि हमने थ्रू प्रॉपर चैनल एक सिलसिला अडॉप्ट करना है, वहां से अगर हो गया तो उसके बाद चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अब वहां पर जब चीज़ें आई और आपने खुद कहा कि वो चीज़ें मंजूर हो गई और आनन फानन सारी चीज़ें हो गई, अब उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, जो बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं वो उससे मुत्तफिक नहीं हैं, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो वहाँ के आम पब्लिक है वो उससे मुत्तफिक नहीं है। तो अब इसमें कौन सी ऐसी चीज थी, कौन से ऐसे मोरक्कात थे कि चीजें इतनी आनन फानन होगी। ठीक है, हमें यहाँ पर दरकार है एक मुख्तसर सा वक्फा, आपने कहीं जाना, देखते रहिए केरू टेलीविजन। पब्लिक फोरम प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद, और जो मौजू हम ज़ेर बहस था उसी के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कैसर साहब, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने भी जो है कल असम्बली इजलास में इसके ऊपर उन्होंने अपना बयान देने के लिए वो तलब किया है। कल 11:30 बजे वो इसके ऊपर अपना बयान देंगे और बड़ी अहमियत का हामिल बयान होगा, क्योंकि इससे पहले उनका इस करारदाद से मुताल्लिक कोई रद्द अमल, कोई उनका वो बयान सामने नहीं आया। सरदार तनवीर इलियास ही हैं जिन्होंने ये बयान दिया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि यकीनन हमें अपने मकबूजा भाई जो हैं, मकबूजा वादी के रिहायशी जो हैं, उनके जज्बात को भी हमने देखना है। अगर ये इन दोनों रियासतों के मिलाप के लिए है तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसी तरफ आना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का जब ये ऑडियो वीडियो मैसेज चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि कुछ अल्फाज का जो है चुनाव ठीक से नहीं हो सका, या कुछ ऐसी बात, मतलब कि जो मुझे जिसके ऊपर मुझे इतराज़ है और आप भी और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग भी इतराज़ उठा रहे हैं, वो ये है कि करतारपुर राहदारी तर्ज का जो है वो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है ना, करतारपुर को से उसको रिजेम्बलेंस दी जा रही है, उसको मिलाया जा रहा है, और इसके ऊपर वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि वो आपने क्या प्लान बनाया है, वो कैसे आप उसको डिजाइन करना चाह रहे हैं, अच्छा, आपके दिमाग में उसका डिजाइन। कैसर साहब, जावेद भट्ट साहब है हमारे साथ मौजूद टेलीफोनिक लाइन पर, मेंबर कानून साज असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये मुंतखब हुए कश्मीर वैली से, और इन्होंने ये करारदाद जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में पेश की। जावेद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर बताइएगा, इस करारदाद जो आज़ाद कश्मीर में करतारपुर तर्ज का कॉरिडोर बनाने के लिए आपने पेश की, इसके मुहर्रकात क्या थे? इसकी आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी कि अब ओपोजिशन भी इसके ऊपर नाला हैं और तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं? आपने करारदाद पढ़ी है? करारदाद मेरे पास आई नहीं है, मेरे ऊपर इसके ऊपर रद्द अमल जो है वो मैंने वो देखे हैं। मैं तभी आपसे वो सर, इस करारदाद के मुहर्रकात क्या है वो मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इसका मैं ये कहने का, इसका एक रुख पेश किया गया, दूसरा रुख नहीं पेश किया गया। जी वही आप फरमाएं प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने समझे जो करारदाद पेश किए इस तरीके की नहीं है। हमने ये कहा है कि जो मेरे सके भाई रहते हैं वहां पे मकबूजा कश्मीर में, वो मैं कहा कोई ऐसा रास्ता हो ये जो कश्मीरी भाई हम आपस में मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस तरीके से हमारा जो ये हमने कतई हम जो ऐसे जो ये जो लोग ये पराक्ष, अच्छा इससे पहले जो हमारे अपोजिशन भाई बैठे थे, शाह गुलाम कादर साहब बैठे थे, वहां पे सारी अपोजिशन बैठी थी। अभी देखिए उन्होंने 7 हो गई ये करारदाद मंजूर कराई है ना। ठीक है,
जवेद भट्ट साहब, आपने हमसे सवाल किया कि आपने करारदाद को पढ़ा है, उसका मतन पढ़ा है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि उसके मतन के अंदर क्या है, उसके अंदर अल्फाज क्या मौजूद थे, और आप क्या कहना चाहेंगे उसके हवाले से? वो आपको बेहतर पता ना, वो क्या था? जी, मैं यही कह रहा था कि आर पार कश्मीरी बसने वालों को कुछ ऐसा एक सेटअप दिया जाए, कोई ऐसी जगह फराहम की जाए जहाँ हम आपस में मिल सके। नहीं, उसमें करतारपुर राहदारी बना दिया है। अब मेरा मकसद उनको कोई ऐसी जगह फराहम की जाएगी जहाँ पे ये कश्मीरी आपस में मिल सकेंगे। ठीक है, नहीं, बासानी लोग आगे बैठे हैं, आपस में अपने बहन भाइयों से मिल सकें, लेकिन उसमें हमारा ये मकसद नहीं करारदाद उसको हम तस्लीम कर लें। जवेद भट्ट साहब, नहीं, करारदाद के मतन के अंदर ये चीज तहरीर की गई है कि करारदाद जो है वो जो आप कॉरिडोर चाहते हैं वो करतारपुर की तरह हो, ये कहा गया है? नहीं, हम ये नहीं चाहते। नहीं, उस करारदाद के हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको सहूलत फराहम की जाए। ये जो आसपास बॉर्डर है, इसको कुछ जिस तरह बस सर्विस चली, इसके को आसानी पैदा की जाए। तो फिर भट्ट साहब, इसके ऊपर एतराज किस चीज का है? वजीर आजम किस चीज की तहकीकात करवाने का हुक्म दे रहे हैं? अभी हमने वजाहतें दे रहे हैं, माजरत कर रहे हैं कश्मीर में। जी, वो करें। हमने ये इसलिए कहा है कि वो पूरी करारदाद आप पढ़ें, आप मीडिया पे हैं, आप पढ़ें ना। आप सर जी, हम तो पढ़ लेंगे। बात यह है कि आपके वज़ीर आज़म, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, आज़ाद रियासत के, वो इसके ऊपर वजाहत पेश कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मसला तो इसके अंदर मौजूद है ना? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे इसके पीछे। मैंने उनको कहा जी आप देखें, इसमें कोई अगर आपने कोई गलत लफ्ज लिखा है, आपने कोई बात की है, आप इसको पूरा पढ़ें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पूरा पढ़ेंगे तो उसकी समझ आएगी। अच्छा, उसमें तो हमने मजम्मत भी की है। वो जो यहाँ पे उन्होंने कश्मीरियों की हिंदू बस्ती बसाना चाह रहे हैं मौजूदा कश्मीर में, और वो बयानी के उसमें सारे स्टेटमेंट मैंने दी हुई है। अच्छा जवेद भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि ये करारदाद पेश हुई, मंजूर होगी, इससे पहले, इसको पेश करने से पहले आपकी किस किस से बातचीत हुई इस करारदाद को पेश करने के लिए? अपोजिशन से कोई बात हुई? मेरी बात सुन लें, मेरी एक बात सुन लें। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये मेरा ज़हन था अपना कि यार कोई एक सहूलत फराहम हो, या हम ऐसा तरीका बनाए यार, सिखों को सहूलत दी है, हमें कश्मीरियों को भी सहूलत दी जाए। अच्छा, ये जहन आपने एकदम से बना लिया कि इसकी जहन बनने में आपका टाइम लगा? काफी अरसे से सोच रहे थे इस बारे में? मेरा बहुत अच्छे था। ये दिसंबर से कुछ ये पाइपलाइन में थी। मौका नहीं मिला, कभी मैं मसरूफ हो जाता था, कभी किधर हो जाता था, तो कभी समझ इजलास में नहीं जा सका था। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात सुन ले मेरी जरा। जी जी, फरमाइए। देखिए, जब इजलास होता है, मैं इजलास हुआ 28 तारीख इजलास था, ठीक है? ठीक है। तो एजेंडा हमारे पास 27 तारीख को आ जाता है, भी कल क्या एजेंडा है। इस पे शाह गुलाम कादिर साहब ने भी देखा है और सावरी अपोजिशन ने भी देखा है। ठीक है। अगर वो कहते जी हमने नहीं देखा, तो ज्यादा गलती तो उनकी है ना। जवेद भट्ट साहब, मैं इससे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि एजेंडा पहले आता है और उसके बाद करारदाद पेश होती है और उसके ऊपर बहस होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, हमारे यहाँ बदकिस्मती, जवेद भट्ट साहब, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, जवेद भट्ट साहब, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या हमारी पाकिस्तान की कौमी या सूबाई असेंबली हो, वहां पर जो करारदादें पेश होती हैं, वहां पर मेंबरान असेंबली उसको पढ़ना गवारा नहीं करते। हाँ, ये बात है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि हम सिर्फ 3 आदमी थे हुकूमत में, मतलब, और अपोजिशन, सारी अपोजिशन बैठी थी। अच्छा, ये भी इतराज आया कि कोरम भी पूरा नहीं था? जी हाँ। नहीं, कोरम भी पूरा नहीं था, फिर कैसे मंजूर होगी? अपोजिशन थी सारी, अपोजिशन का होना 3 बनने थे। नहीं, सबका होना जरूरी है ना। कोरम पूरा होगा तो तभी कोई करारदाद मंजूर होगी ना। जी हाँ, जब तब भी होता है। ये देखो, हम तो नए आए हैं ना जी। अच्छा, आपको समझ ही नहीं है? ये तो 30 से 30, 35, 40 साल बैठे हैं। जवेद भट्ट साहब, आपको समझ ही नहीं है? जी जी, आपको समझ ही नहीं है कैसे मामला को डील करना? हाँ, वाकई। जी जी, बोले। मैं कह रहा हूँ आपको समझ ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि कैसे करारदाद पेश करनी है और क्या करना है। नहीं, समझ की बात तो ये देखा, राहदारी कॉरिडोर का क्या मकसद है ये बताएं आप। तो अब तो रास्ते के ऊपर तो इतराज नहीं है ना। देखो, उसका मकसद ये होता है राहदारी, ठीक है ना जी। मैंने आली का ये लफ्ज जो है ना, ये काट के फिर दिए दोबारा। अच्छा जवेद भट्ट साहब, ये बताएं, वो जो करारदाद पेश की गई थी वो उर्दू में थी कि इंग्लिश में? जी, उसका जो मतन था वो उर्दू में लिखा गया था कि इंग्लिश में था? नहीं, उर्दू में था। अल्फाज का कोई आगे पीछे था, लेकिन इसमें ऐसी कोई नियत वाली हमारी बात नहीं थी। अच्छा, ठीक है।
जावेद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको कैसर साहब बहुत शुक्रिया जावेद भट्ट साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। मैंने जब कोशिश की, हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पर इरफान अकरम, उनको हमने कहा कि करारदाद जो है उसको किसी तरह से वो हमें करारदाद पहुँचाई जाए, उसका हम ताकि मतन पढ़ लें, उसको हम तहकीक कर लें कि आखिर उसमें ऐसे कौन से अल्फाज थे कि उसको अभी तक उस करारदाद को पब्लिक नहीं किया गया। जावेद भट्ट साहब जिन्होंने पेश किए ना, जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, उनको भी नहीं पता कि उसमें क्या है। अब मसाइल ये हैं कि कॉरिडोर जो है इसको करतारपुर तर्ज का कॉरिडोर बनाने का हमें कोई एतराज नहीं है। नीयत पे नहीं जा रहा, उनकी नीयत बहुत अच्छी। वो कहते हैं कि मेरे सगे बहन भाई वहां पर मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि उनके लिए कोई ऐसी मुनासिब जगह का बंदोबस्त हो जाए कि हम लोग आसानी से बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के। डॉक्यूमेंटेशन तो डेफिनेटली होती है, हम लोग आसानी आ सकें, जा सकें, बैठ के एक दूसरे के साथ मिल सकें, बातचीत कर सकें। यहां तक तो ये बात समझ में आती है कि उनकी नीयत के ऊपर हम लोग नहीं जाते, लेकिन वो जिसके ऊपर इतराज आ रहा है वो इतराज बड़ा वैलिड है। वो इतराज ये है कि आपने जिक्र किया कि करतारपुर एक मजहबी मकाम है जिधर उन्होंने सिखों की इबादत गाह बनाई और वहां पे वो आते हैं, अपनी इबादत करते हैं। अब आप अगर उसकी मिसाल देंगे, उसको एग्जाम्पल देंगे और कहेंगे कि उस तर्ज की हो, उस तर्ज की रास्ते का ठीक है, वो कहते हैं कि हमें सहूलत चाहिए आने जाने के लिए, वहां तक एग्रीड, लेकिन अब उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए, या जिन्होंने उनको मशवरा दिया या इनको मतन भी किसी ने लिख के दिया होगा। ठीक है ना जिस तरह से जावेद भट्ट साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा तो तजर्बा ही कोई नहीं, मैं नवा आदमी था, मैंने तो पता नहीं किया किस तरह। अच्छा, फिर ये इतनी उजलत में जो है वो पास की गई। अब इन्होंने भी इस बात को माना है कि हम 3 लोग थे जो हुकूमती हैं और अपोजिशन के सारे थे। अपोजिशन के भी सारे नहीं थे, कोरम पूरा ही नहीं था। ये उस दिन की अगर हाजिरी की वो अगर देखी जाए ना तो उसमें कोरम पूरा ही नहीं था। स्पीकर साहब जिम्मेदारी है तो स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर कि ये मामलात, और अब जब कोरम पूरा नहीं तो फिर तो ये मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। और फिर उसके ऊपर जाहिर है जब काउंटिंग होगी करारदाद की मंजूरी के हवाले से तो जितने एक मेंबर्स की तादाद, एक बात बहुत अच्छी की कि जारी बात है एजेंडा पहले जारी होता है इजलास का, ठीक है, तो एजेंडा 27 को जारी हुआ और उन्होंने पढ़ा भी एजेंडे के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, लेकिन वही बात आ गई ना कि जब करारदाद पेश होती है तो बदकिस्मती ये है कि पढ़ना गवारा नहीं करते कि इसके अंदर है क्या। ठीक हो गया, ठीक है जी। इसके ऊपर जो अब देखते हैं कि जी जो वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो तहकीकात का आगाज़ किया है वो ऊँट किस करवट बैठता है, तो आपको इसके ऊपर हम अपडेट भी करेंगे और उसके ऊपर हम मज़ीद भी जो है वो प्रोग्राम में इसको शामिल भी करेंगे। अब ना कैसर साहब आपकी इजाज़त से हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, जो कि है हज़ारा डिवीज़न का एक बहुत बड़ा मसला, और वो मसला है एक मरतबा एबटाबाद शहर की एक मरतबा फिर बिल्कुल यकीनन एक मरतबा हमने इसके ऊपर बीसीओ प्रोग्राम्स किए, इतनी लंबी लंबी डिस्कशंस की, हर जो जिम्मेदार था शायरा रेशम के हवाले से उसको हमने इस प्रोग्राम के अब मसला सिर्फ शायरा किया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। पोस्टमार्टम किया, फिर उनको इतना हमने बार बार याद दहानी कराई, उनको इतना बताया, उसके बाद ये 40 करोड़ रुपए का फंड रिलीज हुआ और कारपेटिंग हुई। अब फिर जो मसला आप उठाने जा रहे हैं फिर एक दफा ठीक है ये मसला है क्या बेसिकली। इस मसले को समझने के लिए हमारे पास हमारे जो इमरान जमान रिपोर्टर हैं उनकी एक रिपोर्ट है नाजरीन, वो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बहस करते हैं। आइए। पाक चीन दोस्ती और इक्तिसादी राहदारी की इलामत समझे जाने वाली शायरा रेशम, जो कि पाकिस्तान को चीन से मिलाती है, अरसा दराज से अवामी नुमाइंदों की गफलत, नाअहली और अदम दिलचस्पी के बायस सड़क के किनारे निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से जरा सी बारिश होते ही तालाब का मंजर पेश करने लगती है। हाल ही में एबटाबाद की अवामी नुमाइंदों और महकमा NHA की जानिब से 40 करोड़ रुपए की लागत से इसकी तामीर तो कर दी गई, मगर निकासी आब का निज़ाम जूं का तूं है। महकमे की जानिब से अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए निकासी आब के निज़ाम को बेहतर करने के लिए लाए जाने वाले ब्लॉक सड़क के किनारे रख दिए गए हैं, जिसके बायस इन ब्लॉकों ने इस सड़क पर सफ़र करने वालों और तजारत करने वालों का जीना हराम कर रखा है। एबटाबाद जो कि एक सियाती शहर है, यहाँ से शायरा रेशम जो गुजरती है, ये चाइना था कि ये एक सिल्क रोड जो था इंतहाई खूबसूरत शहर था, मगर अब भी इसका हाल ये है कि गंदगी के ढेर बन चुके हैं। CMH से लेके काला पुल मीरपुर तक 7-8 पॉइंट जो थे इन्होंने खोलने थे। जितना पानी ऊपर से आता था वो सारा निशेबी इलाकों में जमा होकर शहर में गंदगी का बायस बन रहा था, रोड ब्लॉक हो जाती थी। ना जाने इंतज़ामिया को क्या पड़ी है कि इन्होंने कुछ जगह नाले खोदे हैं और वहाँ पे शायरा रेशम पे जगह जगह
ब्लॉक्स छोड़ के उसके बाद उसका काम अभी तक शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो पानी है अभी भी मेन शाहराह रेशम पे जो आ जाता है, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो जाती है। अभी स्कूलों का जो टाइम होता है उस दौरान जो होता है रश होता है, इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। इस हवाले से अवामी मसाइल को उजागर करने वाले सबसे बड़े चैनल K2 TV ने मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदों समेत महकमा NHA के अफसरान को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए झंझोड़ने की कोशिश की, मगर महकमे के करप्ट अफसरान और लापरवाह अवामी नुमाइंदों ने एबटाबाद की अवाम पर रहम न खाया। अब करोड़ों रुपए की लागत से वो रोड तमीर किया गया है, अब उसको दोबारा उखाड़ के उसमें वो सीवरेज नाले जो है ना पानी के नाले डाले जाएंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि ये NHA की जो बहुत ही नई समझ लें। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि NHA की नाअहली के बायस ट्रैफिक का सारा निज़ाम दरम बरम हो चुका है। इन ब्लॉकों के बायस मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। कैमरामैन सरदार अली के साथ इमरान जमान, K2 TV, एबटाबाद। बिल्कुल जी, ये आपने रिपोर्ट देखी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे नाजरीन। और हमारे साथ एक कॉलर है एबटाबाद से। आपको दीगर जो नाजरीन है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो कॉल करके अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। 051241022357 हमारा नंबर है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब हैं और कहाँ से? जी, मुस्ताहिद अहमद जी, एबटाबाद से बात कर रहा हूँ जी। शाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? मुस्ताहिद जी, मुस्ताहिद अहमद। अच्छा, मुशाहिद साहब जी, मुशाहिद जी, क्या ठीक है जी। बस ये देखा जी, बस ये बेसिकली हमारा जो है रेशम का यही प्रॉब्लम है जी, यहाँ पे ट्रैफिक घंटों घंटों ब्लॉक रहता है और आए दिन कोई ना कोई मसले होते हैं। कभी एक साइड से रोड की खुदाई हुई होती है, कभी दूसरी साइड से रोड की खुदाई हुई होती है, तो डिस्टर्बेंस अब से डिस्टर्बेंस है। अब बंदे शहरी परेशानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। ये कमरा हमने तामीर करना है, तो इस कमरे की तामीर में हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर देना है। स्ट्रक्चर खड़ा करने के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि हमने इसकी सीवरेज का निज़ाम देखना है, हमने इसमें बिजली का निज़ाम देखना है, हमने इसमें सीलिंग का निज़ाम देखना है, हमने इसमें वाटर प्रूफिंग का इसमें सिस्टम हमने देखना है, जो छत है उसकी प्रूफिंग का हमने सिस्टम देखना है। तो ये तो नहीं है कि हर सिस्टम को तामीर करने के लिए हम फिर इसको गिराएंगे, फिर तामीर करेंगे। अब हमने सेवरेज नहीं डाली जी, फिर इसको गिराएं, फिर अब सेवरेज डालें। तो शाहराह रेशम के ऊपर 40 करोड़ रुपए की रकम, और ये 40 करोड़ पहली मरतबा नहीं लगे, बहुत पहले भी ऐसा हुआ। अब ये 40 करोड़ बहुत अरसे बाद लगे हैं। हाँ। और इसका क्रेडिट किसी को जाए ना जाए, ये K2 TV का सारा कमाल था कि हमने इतने प्रोग्राम्स किए इस शाहराह रेशम के ऊपर, हमने इतनी दफ़ा जिम्मेदार लोगों को जगाया, उठाया, उनको कहा कि भाई खुदा का नाम लो यार। हाँ। ये और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े फन खान जो है ना, जिसमें से स्पीकर हमारे मुश्ताक गनी साहब थे, आपको पता है, हमारे सूबाई वुज़रा थे, हमारे पास फेडरल मिनिस्टर्स थे जो उसी रोड से गुजरते थे, लेकिन और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी, वो वहाँ से गुजरते थे, वो उनको परवाह नहीं होती थी। हमने बारहा उनको बताया, कहा जी कि ये मसला बड़ा संगीन है, यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, लोग बहुत परेशान हैं, इसके ऊपर आप काम करें। अल्लाह अल्लाह करके 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई और उससे इसकी कारपेटिंग हुई। आजकल वहाँ से अगर आप गुजरें तो हालात बेहतर हैं, ठीक है। लेकिन अब कहाँ पर है? बारिश थोड़ी सी आ जाए तो। अब मैं उसी तरफ आ रहा था। अब जब बेहतरी का आप जिक्र करते हैं तो हमारे पास कोई, और बारिशों के ऊपर आपको पता है, जब बारिशें हुई एबटाबाद के अंदर, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो और बड़े जो भी वहाँ पर शाहराएं हैं, वो पानी वहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर, नदियाँ और नाले, और बहुत बुरी सूरत हाल होती है। तो उसका कोई प्लान नहीं किया था, उसके ऊपर कहा गया कि तजावजात हटाएंगे। ये जो कैसर साहब फुटेज आप देख रहे हैं ना, ये शाहराह बनने की बाद की फुटेज है। इसके ऊपर आप देख लें कि किस तरह से गाड़ियां, ये पानी देख लें किस तरह से खड़ा हुआ है। तजावजात हटाएंगे तो ये एक हम लोग इसका मुश्किल हल निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो न तजावजात हटी, क्योंकि तजावजात में वही लोग मौजूद हैं जो उन हलकों से मुंतखब मेंबरान असम्बली के दोस्त, यार, वोटर, सपोर्टर हैं, तो वो काम नहीं हो सका। तो अब एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि इसकी उखाड़ पिछाड़ की जाएगी और इसके ऊपर मजीद जो है अंडरग्राउंड को सीवरेज सिस्टम डाला जाएगा, या जो भी उनका प्लान है। तो मतलब कहने का ये 40 करोड़ रुपये आप आग में डाल देंगे, ठीक है, 40 करोड़ रुपए आग में डाल देंगे। अब जब इनको होश आया, बारिश आई, वहाँ पर सीवरेज का सिस्टम तो है ही नहीं, अब इस सारी रोड को फिर से उखाड़ेंगे, इनके पैचेस बनाएंगे, फिर ये इसमें सीवरेज सिस्टम डालेंगे, फिर उसको ये बीच में थोड़ी सी वीडियो है भी सही, जो उन्होंने बीच में वो ब्लॉक डाले हैं, और वो कच्ची ये ब्लॉक उन्होंने डाले हैं नाजरीन, और यहाँ पर ब्लॉक डालकर उस कारपेट रोड को उखाड़ कर
तो ये किया है। अभी कैसर साहब आपको पता है जब अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है ना, तो उन्होंने वो ब्लॉक डालने का और ये सीवरेज डालने का जो काम था ना उसको रोक दिया। ये बड़े से पड़े ब्लॉक। अच्छा, ये ब्लॉक यहाँ पर रख दिए गए। अब ब्लॉक रख दिए गए हैं, ये ब्लॉक रखने के बाद वहां पर हालात ये हो चुके हैं कि ना सिर्फ तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं बल्कि इंक्रोचमेंट भी है ना, ये एक तरह की ये भी इंक्रोचमेंट ही है ना कि रास्ते बंद कर दिए हैं आपने और वहां पर कोई भी हादसा मतलब हो सकता है। इसके ऊपर कैसर साहब मजीद भी बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा दरकार है, देखते रहिए केरू टेलीविजन। फिर से प्रोग्राम पब्लिक फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। एबटाबाद में शाहराह रेशम नामुनासिब हिकमत अमली की वजह से एक मरतबा फिर से टूट फूट का शिकार होने का खदशा है और इसमें सीवरेज का निज़ाम चूँकि नहीं डाला गया था, सीवरेज के पानी को राहदारी नहीं दी गई थी, यही वजह है कि अब 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो यहाँ पर लगी है वो उसी गंदे पानी में बहने का खदशा पैदा हो गया है। कैसर साहब, एक ज़माना था जब एबटाबाद शहर की लोग मिसाल देते थे इसकी खूबसूरती की, इसकी साफ़ सफाई की, इसमें इंतज़ामात की, इसकी सहूलियात की। वक्त गुज़रता है तो चीज़ें बेहतरी की जानिब जाती हैं, अच्छा निज़ाम होता है, सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है, लेकिन एबटाबाद में ऐसी क्या चीज़ें हो गई कि एबटाबाद जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ ही वहाँ पर मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। देखें, जब ये पाकिस्तान पार्टीशन हुई ना और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये शहर बहुत डेवलप था। यहाँ पर आपको स्कूल भी मिलते थे और असल में वो डेवलपमेंट किसकी थी, वो गोरा कर गया था। ठीक है सर, बट वो सारी डेवलपमेंट वो करके गए थे और इतनी आबादी नहीं थी, सारी चीज़ें बड़ी प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ चल रही थी। लेकिन जो आपको पता है वक्त गुजरता है, जिसका आपने जिक्र किया, तो फिर पूरे पाकिस्तान ने और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी जगह पर जाके रिहाइश इख्तियार करे और कारोबार भी करे यहाँ पर। और हज़ारा डिवीजन पूरा अगर हम लोग बात करें पुरअमन है, सिक्योरिटी के अतबार से किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था, खूबसूरती थी, लोगों की कोशिश होती थी और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के दूसरे अज़ला के लोग थे, दूसरे सूबों के लोग थे, उन्होंने जाकर वहाँ पर कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार शुरू किया तो उन्होंने मुश्किल वहाँ पर, और ज़ाहिर बात है जहाँ पर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, जहाँ पर आपको कुदरती हुस्न मिलेगा, जहाँ पर आपको खूबसूरतियाँ नज़र आएंगी, जहाँ पर आपको कारोबार में आसानी होगी, तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि आप मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लें। ऐसे ही एबटाबाद के साथ हुआ। एबटाबाद की आबादी दिन ब दिन साल साल में बढ़ती अब बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद हमारे पास जो इदारे प्लानिंग वाले थे जिन्होंने इसको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना था, वो रिश्वत सतानी में मगन हो गए। मतलब कि अपने मामलात को यस करते 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 उन्होंने, और ये सिर्फ एबटाबाद की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी वक्त के साथ बेहतरी आनी थी और वो मामलात खराबी की तरफ गए, उसमें इदारों की जिम्मेदारी है। जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके इदारे हैं, वो उनका फेलियर है। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई और वो ख़राब हुई है तो वो उनका फेलियर होता है। वो अपनी चीज़ों को रेगुलराइज नहीं कर सके, वो अपनी चीज़ों को बेहतर उनको प्रोटेक्शन फ्राहम नहीं कर सके। उनके अब एबटाबाद के अंदर जाएंगे ना तो एक बड़ा आपको जो तादाद है लोगों की, वो दूसरे शहरों की, दूसरे सूबों की मिलती है। उसकी वजह यही है कि लोगों ने उसको अच्छा जान के, और वहाँ पर लोग बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस लोगों ने किया और लोग बड़ी फैमिलीज के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उसका नुकसान उस शहर को उठाना पड़ा, मकामी लोगों को उठाना पड़ा। ठीक है, अब कैसर भाई, अगर ये जो हमारा आज का जो मसला है इसके ऊपर अगर हम बात करें, ये अब पूरे शहर को इफेक्ट कर रहा है। आपको पता है मंडियाँ जो है, आप एबटाबाद से अगर शुरू करते हैं, एबटाबाद से आगे मानसेरा, मानसेरा से आगे बटग्राम, बटग्राम से आगे कोहिस्तान, पालिस, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, तोरगढ़ तक, यहाँ पर जो आपको रुकावट मिलती है ना, जो आप फंसते हो, वो बड़ा आपको तंग करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं। लेकिन अभी रोड तो चलो ठीक है बन गया, थोड़ी सी जगह पर अब वो थोड़ा सा जो ब्लॉक उन्होंने डाला है तो वहां पर थोड़ा मसला है। ट्रैफिक का जो वहां पर एक अज़दहाम था वो किसी हद तक कंट्रोल हो गया, नहीं हुआ। एबटाबाद के लोकल शहरियों के लिए मसाइल बढ़ गए हैं। जो
वंस इन अ वीक जो ट्रैवल करते हैं एबटाबाद या हज़ारा किसी भी ज़िले के अंदर, वो थ्रू मोटरवे जाते हैं, उनको कोई रोक रुकावट नहीं है। लेकिन जो एबटाबाद शहर के अंदर जिन्होंने ट्रैवल करना है और जाना है, कभी मंडियाँ जाना है, कभी फवारा चौक जाना है, कभी उन्होंने काकूल जाना है, कभी उन्होंने हॉस्पिटल जाना है पिम्स या उधर यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, फिर उन जो लोकल लोग हैं जिन्होंने सफ़र करना है वो बहुत परेशान होते हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मुझे बताएं, अब 40 करोड़ रुपए ये जो ज़ाया होने का खर्चा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी रिकवरी होगी, कोई तहकीकात होंगी, नहीं होंगी? रिकवरी कैसे होगी? वो तो कहेंगे हमने तो काम कर दिया, रिकवरी कैसे होगी? हमने तो अपना 100% काम के जो पैसे मिले उसको लगाया और रोड बना क्या एनएचए की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पहले इसके हवाले से ज़िलाई इंतजामिया से या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कोई प्लान मांगता? देखें, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको समझ होती है, प्रॉपर प्लान बनाते हैं और फिर सारा वो उसका एस्टिमेट लगाते हैं और फिर वो उसकी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी सुई गैस वाले आ जाते हैं, कभी आपको पता है कि जिस तरह से अभी आपने कहा सेवरेज वाले आ गए, फिर कभी टेलीफोन की लाइनें डालने वाले आ जाएंगे, कभी बिजली की खंबे लगाने वाले आ जाएंगे। ठीक है। तो ये बदकिस्मती इस तरह से होती है कि हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। यासिर हमारे साथ हैं जी एबटाबाद से टेलीफोनिक लाइन पर। यासिर साहब खुश आमदीद, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब यासिर एबटाबाद से बिलाई से बात कर रहा हूँ। ये हमारा सबसे मेन इशू है, ये जो एबटाबाद मियां रोड इसका इशू है। ये ऑलरेडी पिछले 5 साल पहले इन्होंने बनाया तो था, लेकिन अब फिर दोबारा वो टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह इन्होंने ब्लॉक रख के ट्रैफिक को तंग करके हडल बना दी है। एक सप्लाई में इन्होंने यू टर्न लिया है, उसके साथ इन्होंने ब्लॉक लगा के ऊपर डंडे लगा के उसको एक मजार का दर्जा इन्होंने दिया है। तो दिन के वक्त स्कूल टाइम में स्कूल के बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हडल होती है। जो सफ़र हमने 10 मिनट में 5 मिनट में तय करना होता है वो 1 घंटे के लिए हमें तय करना पड़ता है। दूसरा, इन्होंने जनाब ये टर्न जो बनाए हुए हैं, एक तो सप्लाई ये बना हुआ है सिटी मस्जिद के पास, आगे जाके मंडिया से हमें यू टर्न लेके वापस अपने घरों को अप्रोच करनी पड़ती है। तो ये मेरा तो ये मुतालबा है कि इसको हमें एक्सेस दी जाए जो पहले जंगी से था यू टर्न, वहाँ यू टर्न। और दूसरा, आजकल पुलिस के ऑफिसर जो एसपी साहब नए आए हुए हैं, उन्होंने जी जगह जगह पे पुलिस सरकार तो खड़े की हुई, वो उन्होंने आगे मेन रोड पे लेफ्ट आधी रोड पे खड़े किए होते हैं। ठीक है, मेन शाफ्ट के आगे, प्लाजों के आगे उन्होंने आके अपने वो बुतियां सी जो होती हैं उनको लगा के रोड को बिल्कुल तंग किया होता है। वो न के प्लाजों की पार्किंग रहती है और गाड़ियों का रश हर वक्त इसी तरह चलता है। ठीक है यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी अपडेट भी हमें दी और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपने हाईलाइट किए। कुछ देर पहले आपसे एक शख्स की मुलाकात हुई, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान में लोग बड़े नहीं मगरबी माशरे सिविलाइज्ड हैं, वो कितने लोग कितने सिविक सेंस उनके अंदर है और बेहतर तरीके से काम करते हैं कि अगर कोई वॉशरूम भी बनाना है ना तो आपको किसी जगह पे डस्ट भी नजर नहीं आएगी। अब हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च होते हैं, हम लोग अवाम की तबाही निकाल देते हैं। वहाँ से गुजरने वाले आते जाते, ये आपके सामने IG पे रोड बन रहा था ना जी जी, यहाँ से मुस्तकिल सफर करने वाले अस्थमा के मरीज बन गए, बिल्कुल बन गए। हमारे ऑफिस के इवन लोग मुतासर हुए, मरीज बन गए ना, बिल्कुल उनके लंग्स मुतासर हुए क्योंकि आपके पास कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, आपने लोगों का ख्याल तो किया ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर ये जो अभी प्रोजेक्ट शुरू है या इन्होंने बनाना है, तो ये लोगों की परवाह नहीं करते हैं। हमारे पास इस तरह का कोई प्लान नहीं होता, होते ही नहीं है। हमारे पास इस तरह का कोई प्लान नहीं होता कि इससे लोग कितने मुतासर हो रहे हैं, कितने लोग जो वहाँ से रोजाना सफर करते हैं उनकी हालत क्या होती होगी। ठीक है, अगर कोई वाकई किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, कोई ऐसी अस्थमा का कोई मरीज है, वो तो मर जाता है ऐसे जगहों पर जाके। कैसर साहब, फिर हम तो गुज़श्ता 5-6 साल से अब देखते आ रहे हैं इस एबटाबाद के ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर, बाईपास के मसले के ऊपर हमने बहुत सारे किए, और फवारा चौक से आगे इर्द गिर्द के एरिए जो हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक का स्कूल के औकात में और दफ्तरी औकात में जो एक रश होता है, उसके सॉल्यूशन के लिए हमने कई बार बातें की, प्रोग्राम्स किए, आपने वहाँ से जाकर लाइव्स किए, हमने पब्लिक फोरम बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पर किए, करते थे, हमने बहुत डिस्कस किया उसको, तो उसको डिस्कस किया। अब उसकी डिस्कशन जिस तरह से आपने पहले कहा कि ये हमारा रोला डालने के बाद, हमारी तरफ से पकड़ कर झंझोड़ने के बाद रोड तो उन्होंने बना दिया, एक मरतबा फिर से हम इसी को ऊपर शुरू कर दें कि हम चलो वावेल्ला तो डाल दें
कि इसके ऊपर कोई एक प्रॉपर तरीके से? मैंने कहा कि जिसने रोड बनाना था, जिसको फंड रिलीज हुए, उसने रोड बना के दे दिया आपको, लेकिन कोई किसी का दर्द नहीं लेता। अब अगर यही चीजें आपने पहले डिस्कस की होती रोड बनाने से, तमाम तर जो मुतलका इदारे जो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, जो जिनका वहां पर काम होता है, कि यार आपने नियर फ्यूचर में या कोई आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं लेके आना कि हमने रोड बनाना है। अगर लेके आना तो हम उसके एतबार से वो जगह छोड़ दें या उधर कोई सिस्टम बना लें। ये मुमकिनात में से नहीं हो सकता है, हो सकता था, लेकिन मैंने कहा ना कि कोई किसी का पेन नहीं लेता, कोई इतनी लेटरबाजी कोई क्यों करेगा। उसने कहा जी मुझे फंड मिल गए हैं, चाहे एनएचए का इदारा, चाहे पीटीसीएल का, चाहे कोई भी इदारा हो, फंड्स मिल गए हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने छाप के दे दिया, मुझसे इसका सवाल होगा, बाकी किसी का सवाल मुझसे नहीं होगा। अब जो उसको खुदाई के लिए वहां पर सीवरेज की लाइनें डालेगा, वो कोई और डिपार्टमेंट, वो कहेगा जी मुझे तो ठेका मिला है, मुझे तो इसकी खुदाई करनी है, मैंने तो पाइप डालने उसने तो जगह उखड़नी है। लेकिन मुझे ये बताएं, एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि एक एनएचए का काम है, उसने रोड बना दिया, अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहती है कि जी हमने यहाँ से सीवरेज की लाइन गुजारनी है, या पीटीसीएल या कोई दूसरा इदारा जो है वो कहता है कि हमने यहाँ पर टेलीफोन की लाइन बिछानी है, ये बिजली की लाइन बिछानी है, वो उस जगह को उखाड़ता है, तो वो इस चीज़ का जिम्मेदार है ना कि उसने उसकी मुरम्मत भी करनी है और उसको बेहतर हालत में उसने जिस तरह से उसको छोड़ा उसको। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपने एक चीज़ को अगर उखाड़ा है और आपने उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं तो आप उसको दोबारा उसी हालत में वापस ले आओ। जिम्मेदारी में होता है, वो करते भी हैं, लेकिन आप उसको असली हालत में नहीं ले जा सकते। जिस हालत में मौजूद होता है, एक दफ़ा उखाड़ पिछाड़ करने के बाद फिर वो अपनी असली हालत में वापस नहीं जा सकता। आपने थोड़ी देर पहले आईजेपी रोड का जिक्र किया, आपको पता है, थोड़ी सी पब्लिक के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में ज़रा बात कर रहा हूँ। आईजेपी रोड के ऊपर अगर आप जाएं तो बेहतरीन अच्छा काम किया, बड़ा खूबसूरत बना दिया, इसके इर्द गिर्द जो है वो ट्री प्लांटेशन भी कर दी गई है और घास भी लगा दिया गया है। इन फ्यूचर ये बहुत खूबसूरत रोड बन जाएगा। आपको पता है कि उसके अंदर जो बैरियर ब्लॉक्स लगाए गए हैं, उसको सेपरेट करने के लिए जो सेंटर में ब्लॉक्स लगाए गए, डिवाइडर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, उन डिवाइडर्स को एक आधा किलोमीटर उनको तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा है? यू टर्न दिए गए हैं। अच्छा, मैंने इसके ऊपर जब वहां पर गया, मैंने मुख्तलिफ लोगों से वहां पर पूछा तो मैंने कहा यार ये किसने तोड़े हैं? जिन्होंने बनाया उन्होंने तो नहीं तोड़े होंगे, किसने तोड़े हैं? कहते हैं जी कि नशई जो हैं वो यहाँ पर रात को जो आते हैं जी, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में सरिया उन्होंने डाला था तो वो तोड़ते हैं, तोड़कर बीच में सरिया निकाल कर तो लेकर चले जाते हैं। इसमें हुकूमत का कसूर है या इसमें इंतज़ामिया का भी कसूर तो नहीं है? मैंने वही कहा है ना कि हम कितने जिम्मेदार हैं अपने मामलात में। जिनका आपने जिक्र किया वो तो बहुत आपको पता है अपने लिए जिम्मेदार होते हैं, बाकी उनके जिम्मे तो कोई चीज़ और होती नहीं है। ठीक है, उन्हें नशे की अपनी लत पूरी करने के लिए हर कोशिश वो करनी होती है जिससे उनको वो नशावर उनके लिए इसका मतलब है हर दिन जंग कर दिन है। खैर जी, मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स हमने आज उठाए और कोशिश की कि हम इनके साथ इंसाफ कर सकें, और एबटाबाद का ये जो मसला है इसको हम मज़ीद भी हाईलाइट करेंगे, और जो असेंबली की करारदाद जो है उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद वो करें। आज के प्रोग्राम में फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर सियालवी और कैसर खान तनौली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर, पाकिस्तान पाइंदा।